सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग 9 एवं 10 की पृष्ठ संख्या 158 पर दिए भाव ग्रहण पर चर्चा करेंगे। यह कार्य आपको 10 मई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज कल्पना शर्मा की है। बच्चों, आज हम भाव ग्रहण अथवा अपठित गद्य खंड पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी अपनी अपनी व्याकरण की पुस्तक तथा उत्तर पुस्तिका निकाल लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। विषय पर चर्चा करते करते आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। प्रश्न सुनकर आप अपनी ऑडियो को 3 मिनट के लिए रोकेंगे तथा उन 3 मिनट के अंतर्गत ही आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अतः आपका विषय पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। आशा करती हूं कि अब आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों, वह गद्यांश जो पूर्व पढ़ा हुआ नहीं होता अपठित गद्यांश कहलाता है। यह गद्यांश पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अलग अन्य पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं से लिया जाता है। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर, भाव ग्रहण शक्ति एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके द्वारा विद्यार्थी की रचनात्मक प्रतिभा में निखार आता है। अपठित गद्यांशों का चुनाव अधिकतर इस आधार पर किया जाता है कि वे शिक्षाप्रद हों, उनसे जीवन के विविध आयामों की शिक्षा मिलती हो। इनको पढ़कर बालकों का बहुमुखी ज्ञान बढ़ता है। जब वे निबंध आदि रचनात्मक कार्य करते हैं तो यह ज्ञान उनके लेखन को रोचक एवं प्रभावोत्पादक बनाता है। भाव ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे कम से कम 3 बार गद्यांश को पढ़ें। पहली बार पढ़ने के बाद गद्यांश में दिए गए प्रश्नों को भी पढ़ना चाहिए तथा उसके मूल भाव को ग्रहण कर लेना चाहिए।
बच्चों, अब हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश के प्रश्न को हल करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अपठित गद्यांश के महत्वपूर्ण विचारों और शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। अपठित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तरों पर गद्यांश में ही निशान लगा लें। प्रश्नों के उत्तर पढ़कर उन्हें समझकर अपनी भाषा में लिखें। आपको उदाहरण आदि नहीं देने हैं। अपठित गद्यांश में उत्तर लिखने से पहले उत्तर एक बार अपठित गद्यांश से पढ़ लें, पर लिखते समय बिना देखे अपनी भाषा में लिखें। यदि अपठित गद्यांश का शीर्षक देना है तो वह मुख्य भाव के आधार पर संक्षिप्त रूप में एक या दो शब्दों में ही देना चाहिए। अधिकतर शीर्षक प्रारंभ की 4 पंक्तियों या अंत की 4 पंक्तियों में मिल जाता है। बच्चों, परीक्षा प्रारंभ होने से पहले 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। विद्यार्थियों को उनका लाभ उठाना चाहिए। आप उन 15 मिनट में कम से कम 2 बार अपठित गद्यांश को पढ़ लें तथा लिखना प्रारंभ होते ही सबसे पहले अपठित गद्यांश कीजिए। विद्यार्थियों को इसमें अधिकतम समय 40 मिनट लगाने चाहिए। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप 3 मिनट के लिए अपनी ऑडियो को रोक देंगे तथा उन 3 मिनट में ही आपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, अपठित गद्यांश के अभ्यास से विद्यार्थियों की किसमें वृद्धि होती है। प्रश्न 2, अपठित गद्यांश का चुनाव अधिकतर किस आधार पर किया जाता है। प्रश्न 3, भाव ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को अपठित गद्यांश कितनी बार पढ़ना चाहिए। बच्चों, उत्तर लिखने के लिए दी गई 3 मिनट की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। आशा करती हूं कि आपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। अब मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूं जो इस प्रकार हैं। उत्तर 1, अपठित गद्यांश के
अभ्यास से विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर, भाव ग्रहण शक्ति एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। उत्तर 2, अपठित गद्यांश का चुनाव अधिकतर इस आधार पर किया जाता है कि वे शिक्षाप्रद हों तथा उनसे जीवन के विविध आयामों की शिक्षा मिलती हो। उत्तर 3, भाव ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को अपठित गद्यांश कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। बच्चों, अब मैं आपको अपठित गद्यांश पढ़कर सुनाऊंगी। आप गद्यांश को ध्यान पूर्वक सुनेंगे एवं गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर को स्वयं करने का प्रयास करेंगे। गद्यांश है, एक बार घनघोर वर्षा हो रही थी। मेघों की भयानक गर्जना ने उस शाम के वातावरण को और भयावह बना दिया था। एक अधेड़ दंपति झोंपड़ी में बैठे दुख सुख की बातें कर रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, अंदर कोई है? किसान ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने आत्मविश्वास से भरा 20-21 वर्ष का कोई युवक खड़ा था। वर्षा में उसके वस्त्र पूर्ण रूप से भीग चुके थे। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसकी वेशभूषा और लटकती तलवार से लगता था कि वह सिपाही है। किसान ने उससे पूछा, क्या बात है भाई? युवक बोला, मैं एक राही हूं, मार्ग भटक गया हूं, वर्षा में बुरी तरह भीग गया हूं। मैं और मेरा घोड़ा बुरी तरह से थक गए हैं। आज की रात बिताने के लिए जगह चाहिए। नवयुवक को आसरा मिल गया। किसान की पत्नी ने उसे बदलने के लिए कपड़े दिए। भीगे वस्त्रों को आग के पास टांग दिया, जिससे वे जल्दी सूख जाएं। किसान ने घोड़े को आंगन में बांध दिया और खाने के लिए चारा दे दिया। किसान की पत्नी ने युवक से पूछा, भूख लगी होगी, खाना खा लो। युवक ने कहा, नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं सोना चाहता हूं। किसान बोला, यह नहीं हो सकता। हम निर्धन अवश्य हैं, लेकिन घर आए अतिथि को भूखा थोड़े ही सोने देंगे। जो कुछ रूखा सूखा हम खाते हैं, वही तुम भी खा लो। युवक इस प्रेम भरे आग्रह को
टाल ना सका। किसान की पत्नी ने युवक तथा किसान के आगे केले के पत्तल लगा दिए, पत्ते पर भात परोसा और वह कड़ी डालने लगी। स्त्री ने भात पर कड़ी परोसी तो वह पत्तल पर बहने लगी। युवक उसे एक ओर से रोकता तो वह दूसरी ओर बहने लगती। युवक की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कड़ी को रोकने के लिए क्या करे। युवक की परेशानी देखकर किसान की पत्नी को हंसी आ गई और वह बोली, तुम तो शिवाजी की तरह बुद्धू हो। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, भात में कड़ी लेने से पहले गड्ढा कर लेना चाहिए, नहीं तो कड़ी रुक नहीं सकती। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? युवक बोला, मुझे तो कड़ी भात खाना नहीं आता, इसलिए मैं तो बुद्धू हूं। लेकिन यह शिवाजी कौन है? उसे आप बुद्धू क्यों कहती हैं? किसान की पत्नी बोली, शिवाजी महाराष्ट्र पर अपना राज्य कायम करना चाहते हैं, इसलिए सुल्तान से लड़ते हैं। वे बहादुर तो बहुत हैं, लेकिन उनका लड़ाई का तरीका गलत है। तरीका गलत है? वह कैसे? युवक ने पूछा। स्त्री बोली, शिवाजी गांव पर कब्जा तो कर लेते हैं, परंतु किलों पर अधिकार नहीं करते हैं। सुल्तान के सैनिक मौका मिलते ही किले से निकलते हैं और मार धाड़ करते हैं। फिर शिवाजी को पीछे हटना पड़ता है। वे यह नहीं समझते कि स्वराज्य कायम करना है तो पहले किलों पर कब्जा करना चाहिए। युवक बोला, किलों पर कब्जा करना आसान नहीं है और इसमें समय भी लगता है। स्त्री ने कहा, यह ठीक है, परंतु किलों पर कब्जा करना आवश्यक है। किलों पर अधिकार किए बिना स्वराज्य कायम नहीं किया जा सकता। जैसे भात में गड्ढा किए बगैर कड़ी बह जाती है, उसी प्रकार किलों के बिना राज्य भी हाथ से निकल जाएगा। जिसके पास किले होंगे, उसी का महाराष्ट्र पर शासन होगा। युवक को स्त्री की बात समझ में आ गई। वह सुबह उठकर चला गया। इस घटना को हुए कई वर्ष बीत गए। किसान दंपति वृद्ध हो गए। महाराष्ट्र में शिवाजी का शासन कायम हो गया। उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। एक दिन बूढ़ा किसान अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा था। उसी समय बहुत से घुड़सवार वहां आकर रुके और किसान से कुछ पूछा। उत्तरों से संतुष्ट होकर
घुड़सवारों के नेता ने कहा, शिवाजी ने आपको आमंत्रित किया है। यह सुनते ही किसान घबरा गया और बोला, क्या बात है? मुझसे कोई अपराध हुआ है जो शिवाजी ने मुझे बुलाया है? सरदार ने कहा, महाराज ने हमें तो केवल इतना ही बताया है कि आपकी कड़ी बात के सबक के कारण ही स्वराज्य कायम हो सका है। अतः महाराज की इच्छा है कि आप उनके राज्याभिषेक में अवश्य पधारें। बच्चों, हमारा यह गद्यांश अब समाप्त हो चुका है। आशा करती हूं कि आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपको गृह कार्य के रूप में करने के लिए दिए जा रहे हैं। गद्यांश को पढ़कर एवं समझकर उस पर आधारित प्रश्नोत्तर को सभी छात्र व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न 1, दरवाजा खटखटाने वाला कौन था? उस समय उसकी दशा कैसी थी? प्रश्न 2, शिवाजी अपने उद्देश्य में किस प्रकार सफल हुए? इस संदर्भ में उन्हें किसने और क्या सलाह दी? प्रश्न 3, इस सलाह से पहले शिवाजी की कोशिशें क्यों बेकार जा रही थीं? समझाते हुए लिखिए। प्रश्न 4, भात और किले में क्या समानता है? किलों पर कब्जा करना क्यों आवश्यक था? प्रश्न 5, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखकर गद्यांश से मिलने वाली शिक्षा लिखिए। धन्यवाद।